आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए 1 मिनट में जान लेते हैं कि आज हम पूरे इस वीडियो में बनाने क्या वाले हैं। हाँ तो भाई लोग देखो, अभी बज रहे हैं सुबह के 2:04 AM। मतलब कि मैं ये जो वीडियो है वो सुबह के 2:04 रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको 10 बजे ये लाइव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कुछ इसी टाइप का क्रिएट कर रहे हैं कि आपको एक टाइमर देखने को मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, एक खुद का क्लॉक क्रिएट कर रहे हो। किसकी हेल्प से? यूज इफेक्ट की हेल्प से आप टाइम को क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। हर सेकंड्स पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। और साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो लाइक प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अब तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, भाई लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उनको ये काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्टली ऑन लाइव क्या कर रहा है, इसको शो कर रहा है। जैसे ही मैं कुछ भी लिखूं तो उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है एंड शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम जो ये प्रोजेक्ट कह सकते हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हो, इसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट, जिसमें कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे। हमारा यूज इफेक्ट का यूज करने का तरीका, क्यों यूज करते, कैसे यूज करते, कब यूज करते, वो सारी चीजें, और साथ ही साथ यूज स्टेट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, आ जाएंगे अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में एंड यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे क्या, एक नया एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं CMD और अपना जो कमांड है हमारा npm create @latest। आई थिंक आपको याद हो चुका होगा ये सारी चीज़ें अभी तक। और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम हम दे देंगे क्या, Project2। कुछ भी अपना नाम दे देना, आपको जिस नाम से भी क्रिएट करना हो। रिएक्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे एंड CD Project2 और यहाँ पे कर लेंगे npm install। npm इंस्टॉल होने के बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे VS कोड में। हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर VS कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे कैसे, npm run dev। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलने लगेगा अपने लोकल होस्ट 5173 पर। क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। सिंपल सा हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। ओके क्लियर। चलो तो आते हैं हम अपने app.jsx फोल्डर में और यहाँ के सारे कोड्स को रिमूव कर देते हैं। साथ ही साथ index.css में आएंगे, रिमूव कर देंगे। app.css में आएंगे एंड इसको भी रिमूव कर देंगे। main.jsx में आके इसको रिमूव नहीं करना। चलो एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं टेलविंड CSS से। तो चलो इंस्टॉलेशन बता देता हूँ टेलविंड का, आपको कैसे रिएक्ट के साथ टेलविंड यूज करना है। तो सबसे पहले आपको एक टर्मिनल ओपन करना है। क्लियर, इतना हो गया। देन आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च करना है टेलविंड CSS विथ वीट। ठीक है, एंड लिख के बस एंटर कर देना और फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है इसकी। आपको आना है यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो आपको सारे के सारे कमांड्स दिए हुए हैं, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे, ये जो आपका सेकंड वाला कमांड है इसको सिंपली यहाँ से करना है कॉपी एंड अपने प्रोजेक्ट में आकर सिंपली इसको करना है पेस्ट और ये जो आपका इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से आना है इसमें और ये जो आपका tailwind.config.js करके ये एक फाइल क्रिएट होगा, उसमें सिंपली इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आना है और Ctrl+A Ctrl+V। ठीक है, जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं उसको बस कॉपी पेस्ट करना है, उसको सेव कर लेना है। क्लियर। देन आपको क्या करना है, index.css में ये तीनों चीज़ को इंपोर्ट करना है। जो हमने index.css खाली किया था बस उसमें आके इसको पेस्ट कर देना और इसको सेव करके कट कर देना। ठीक है क्लियर। अब लास्ट में आपको क्या करना है, अपने डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट करना। अगर आपका चल रहा है तो उसको बंद कर लेना एक बार एंड देन रीस्टार्ट करना। अगर नहीं चल रहा तो डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना। ठीक है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं वापस से, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार ये रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कुछ आउटपुट है ही नहीं, अभी तो दिखेगा कहाँ से। चलो ठीक है, आते हैं अपने कहाँ, app.jsx में। ठीक है, यहाँ पे main.jsx में है। अब क्या करना है, यहाँ पे app.jsx में जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, app.jsx पहुंच जाएंगे। चलो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, एक पहले तो फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या RFC करके एक हमने ऐप का नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, यहाँ जूम कर लूँगा और इस टर्मिनल को यहाँ से ऐसे हाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो बैकग्राउंड में चलता रहे और आपको चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर दिखे। चलो अब यहाँ पे ना सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं। क्या, क्लास नेम देते हैं और क्लास नेम में हमने लिख दिया मिनिमम हाइट स्क्रीन, मतलब हाइट जो है वो स्क्रीन के हिसाब से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। चलो बहुत बढ़िया।
अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम थोड़ा सा रखना चाहेंगे ग्रे टाइप में, तो हम इसका रख लेते हैं ग्रे 100। एंड इस डिफ के अंदर आते हैं और क्या करते हैं, एक और डिफ क्रिएट करते हैं। पहले तो एक और डिफ क्रिएट किया, चलो बहुत बढ़िया। इसको हम दे देते हैं क्लास नेम, ठीक है, इसको क्लास नेम दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर लेते हैं वाइट। एंड इसके अंदर आते हैं, h1 टैग लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे समथिंग लाइक करंट टाइम, जिसमें कि हमारा क्या होगा, करंट टाइम शो करेगा। कैसे, यहाँ पे कैसे, तो एक p टैग लेते हैं, ठीक है, और इस p टैग के अंदर हमारा क्या होगा, एक टाइम नाम का वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे अभी जस्ट। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंडर कराएंगे। कैसे कराएंगे, चलो यहाँ पे आते हैं ऐप फंक्शन में ऊपर, और यहाँ पे कॉन्स्ट टाइम नाम का एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेट टाइम का, जिससे कि हम क्या कर सके, टाइम को अपडेट कर सके, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसको क्रिएट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यूज स्टेट, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू में हमें कुछ तो देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ रिफ्रेश करूँ, ठीक है, क्या कुछ आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कुछ करंट टाइम। अब देखो हमें डेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, और लास्ट में लगा देंगे क्या, ये पैरेंथेसिस। अब देखो इनिशियल फेज में हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम को क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया। मतलब कि जब भी पेज रिफ्रेश होगा, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, उसका करंट टाइम क्या होगा, यहाँ पे वो आके दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या टाइम रुका रहता है, कभी भी टाइम क्या रहता है, चलते रहता है, ठीक है। तो टाइम को कैसे चलाएं, अब हर एक सेकंड में मुझे क्या करना है, इस टाइम को अपडेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आओ यहाँ पे, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे क्या, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ लगाया हमने क्या, यूज इफेक्ट। इसके अंदर कॉल करेंगे क्या, एक कॉल बैक फंक्शन, या फिर एनोनिमस फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस टाइम को अपडेट करना है। तो मैं किसको कॉल करूंगा, इस सेट टाइम नाम के जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था ना, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। एंड क्या कहेंगे कि जो हमारा ये टाइम है, जो हमारा है क्या, ये टाइम, इसको सिंपली क्या करो, यहाँ से कॉपी करो और वापस से आके बस यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लो, ठीक है, कर दिया। इतना हो गया। लेकिन इसको कब कॉल करना है, मतलब यूज स्टेट, यूज इफेक्ट कब कॉल होगा, मुझे क्या करना है, इसको हर एक सेकेंड में कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा क्या, विंडो डॉट सेट टाइम आउट, और इसके अंदर आएंगे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे एज ऑलवेज, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, और टाइम ऑफ इंटरवल क्या रहेगा हमारा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। ये किया, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब देखो चीजें अपडेट हो रही हैं, मतलब हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, जो टाइम है वो अपडेट होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है। मतलब कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे टाइमर अगर बढ़ा दूं, कितना, 2 सेकंड कर दूं, तो अब देखना हर 2 सेकंड बाद क्या होगा, ये जो चीजें अपडेट होंगी। कैसे, देखो 42, 44, 46, 48, मतलब हर 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। किस फंक्शन को, इस फंक्शन को, ठीक है, ये सेट टाइम का फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम को अपडेट कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे लिख दिया 1000। तो इस तरीके से क्या, हमारा जो एक टाइमर कह सकते हो, क्लॉक जो चीजें है ना, क्लॉक वाली, वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। क्लियर है, चलो ये था कॉन्सेप्ट हमारे किसका, यूज इफेक्ट का। किस लेवल पे, बेसिक लेवल पे, ठीक है। इसका मेनली हम कब यूज करते हैं, मेनली हम यूज करते हैं कब, जब हमें एपीआईज को कॉल करना होता है। मतलब एपीआईज के सारे डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, हर एक मिली सेकेंड में भी क्या करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, कहीं अपडेट तो नहीं हुआ, कहीं अपडेट तो नहीं हुआ, कहीं कोई नया डेटा तो नहीं है, कहीं कोई डेटा तो डिलीट नहीं हुआ। तो उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को हम यहाँ रखते हैं अपने यूज इफेक्ट के अंदर, ताकि हर एक सेकेंड या फिर कह सकते हो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करें, उस एपीआई को कॉल करें एंड उससे लेटेस्ट डेटा को क्या करें, वो फेच करें। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, यूज इफेक्ट का, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, एपीआईज वगैरह को कॉल कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा कुछ इसी तरीके का, लेकिन उसमें हम रियल एपीआई को कॉल करेंगे एंड उसके डेटा को फेच करेंगे और उस चीजों को समझेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं किसका, यूज स्टेट का। कैसे, अब देखो यहाँ पे यूज स्टेट का वैसे तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और उसके टाइम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। जब भी हमें उसे अपडेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके फंक्शन को कॉल करते हैं एंड उसके वैल्यू को क्या करते हैं, वहां पे अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। और यूज इफेक्ट का आपने यहाँ पे यूज देख ही लिया, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको किसी भी फंक्शन को कॉल कराना है या फिर कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो वो आप कहाँ पे रख लो,
यूज इफेक्ट के अंदर। ये क्या करता है, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना जो फंक्शन है उसको क्या करता है, रिकॉल करते रहता है, रिकॉल करते रहता है। ठीक है, जैसे यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन आ रहा है, फिर क्या कह रहा है वो 1 सेकेंड का वेट करो, उसके बाद क्या करो कि आप इस फंक्शन में अपडेटेड टाइम को पास कर दो। ठीक है, और जैसे ही अपडेटेड टाइम को यहाँ से पास कर रहा है वो कहाँ जाके स्टोर हो जा रहा है, हमारे टाइम वाले वेरिएबल में। और टाइम वाला वेरिएबल है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। और जो चीज़ें हैं वो रेंडर होते हुए यहाँ पे हमें शो हो रही हैं कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ टेलविंड सीएसएस के क्लासेस को अप्लाई किया और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करा है, जो कि है क्या, हमारा यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया और सेट टेक्स्ट नाम के एक फंक्शन बना लिया इसको अपडेट करने के लिए। चलो अब देखो इसका यूज कहाँ पे है, तो यहाँ पे आते हैं हम टेक्स्ट एरिया में। मतलब इतना चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था टाइम वाला। इसका मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। चलो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन किया हूँ। ठीक है, टेलविंड सीएसएस है, आप भी लगा के रीडिज़ाइन कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसमें वापस से, और ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमने जो यहाँ पे पी टैग के अंदर ये जो हमने लगाया टेक्स्ट डॉट लेंथ, मतलब कि जितने भी टेक्स्ट होंगे, जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका वो क्या करेगा, लेंथ को मेजर करेगा एंड उसको कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे हमारे इस स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो 0 कैरेक्टर्स दिख रहा है ना, इनिशियल फेज पे क्या है, 0 कैरेक्टर्स है। मतलब ऐसा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अभी देखो स्ट्रिंग क्या है, खाली। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, ठीक है, लिखा क्या, हेलो। अब ये स्ट्रिंग 5 कैरेक्टर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो 5 कैरेक्टर्स आ रहा है। मतलब कि मुझे कुछ ऐसा ही करना है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता जाऊँ, जैसे ही मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता जाऊँ, वो जो कैरेक्टर्स है वो ऑटोमेटिक क्या करे, उसको फेच करता जाए एंड अपडेट करता जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से एंड अब देखो कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगाएंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लगाया एंड इस टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, हमारा ये टेक्स्ट ही तो होगा। जो हम इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं वही हमारा इसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे लगाते हैं क्या, एक है हमारे पास ऑन चेंज नाम का एक इवेंट आता है। ठीक है, ऑन चेंज नाम का एक इवेंट आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन को सिंपली यहाँ पे कॉल करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक इवेंट नाम का या फिर या फिर जो भी आपको नाम लगे सही, उस नाम से आप क्या करो, एक पैरामीटर यहाँ पे सिंपली पास कर दो। अब इस फंक्शन के अंदर आओ और यहाँ पे एक बार करा लो console डॉट लॉग एंड इस इवेंट को क्या करो, console लॉग कर लो। जो हमने यहाँ पे पास किया ना उसको यहाँ पे console लॉग कर लो। यहाँ पे आओ, इसका कंसोल विंडो ओपन करो, एक बार रिफ्रेश करो, सारे एरर्स जो है वो हट जाएंगे। अब देखो मैं इस इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा। क्या लिखा, एक एच लिखा, एक एच लिखा हूं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें है वो अपडेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी देखो कंसोल विंडो पे कुछ हमें ओपन हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या है ये चीज़ें, थोड़ी सी देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखो कुछ मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा है हमारे पास। हमारे काम का क्या चीज़ है इसमें, हमारे काम का कुछ है, तो यहाँ पे देखो हमारे काम का कहाँ गया, कहाँ गया, ये जो आपको टारगेट दिख रहा है ना, टारगेट हमारे काम का यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आते वापस से कोड में, इसमें आएंगे इवेंट डॉट टारगेट, क्योंकि हमें टारगेट की ज़रूरत है, मतलब टारगेट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसी के अंदर हमारा जो वैल्यू वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें वहीं स्टोर रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट और एक बार रिफ्रेश करते वहां से, फिर से इसमें हम आएंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। लिखा लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट कैसे करेंगे ये चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। अभी देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया था वही का वही यहाँ पे आ चुका है। अब देखो इवेंट डॉट टारगेट जब हम कर रहे हैं तो क्या टारगेट हो रहा है, हमारा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एरिया टारगेट हो रहा है। क्लियर है, टेक्स्ट एरिया टारगेट हुआ। अब हमें इस टेक्स्ट एरिया में से क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए उसका टेक्स्ट, जो भी हम उसके अंदर कंटेंट लिख रहे हैं, हमें चाहिए उसकी वैल्यू, है ना। तो यही वैल्यू क्या चाहिए मुझे वहां पे चाहिए। टारगेट जब कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा टैग आ जा रहा है। अब इस टैग के अंदर से अगर हम इस वैल्यू को लेना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं, टारगेट डॉट वैल्यू कर दो आप। ठीक है, जैसे ही इतना करोगे आपका रिफ्रेश करना एक बार, यहां पे आना, लिखना HELLO लिखा। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने जब H लिखा तो वो एक बार रिस्पॉन्स में आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ इस तरीके से है, लेकिन वो एक लाइन में नहीं आया। अब एक लाइन में क्यों नहीं आया, देखो क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कंसोल कर रहा हूं
कि जब भी चेंजेस हो, मतलब ऑन चेंज पे जो भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में आ रहा है क्या, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो वैल्यू में आ रहा है, लेकिन वो टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, टेक्स्ट में अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया है। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि जब भी मैं दूसरा की प्रेस कर रहा हूँ तो वो पहले वाले वैल्यू को स्टोर ही नहीं किया, तो वो कहाँ से बताएगा कि मेरे पास क्या वैल्यू थी। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है दूसरी वैल्यू को। तो मैंने ये जो चीज़ें कराई हैं किसके अंदर, कॉन्सोल लॉग के अंदर, सिंपली मुझे इसको कट करना है एंड कॉन्सोल लॉग के अंदर ना करा के मुझे क्या करना है, इसको इस फंक्शन के अंदर कराना है। किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, सेट टेक्स्ट के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ कॉल करूँगा किसको, सेट टेक्स्ट को, और इसके अंदर वो जो चीज़ें थी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा। अब जैसे ही इसमें चेंजेस होगा, जो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है वो क्या होगा, अपडेट होगा। किससे अपडेट होगा, जो नया वैल्यू आएगा उससे अपडेट होगा। ठीक है, कैसे, रिफ्रेश करते हैं। देखो जब मैं पहले लिख रहा था तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, इनपुट फील्ड के अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर मैं अब लिखूँ यहाँ पे HELLO हेलो, तो क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है ये अपडेट हो रहा है। अगर अपडेट नहीं होता तो क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में क्या असाइन किया, टेक्स्ट। और जब तक टेक्स्ट अपडेट नहीं होगा तब तक क्या ये देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप भी कुछ अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक समझाने का यूज इफेक्ट का। ठीक है, यूज स्टेट तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था, यूज इफेक्ट मैं नहीं बता पाया था उस वीडियो में कुछ रीजन के कारण, और ये मच्छर मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्या क्लियर कर दिया, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया यूज इफेक्ट, और साथ ही साथ यूज स्टेट भी यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हमारे सारे इवेंट लिसनर्स। जैसे आपने ऑन चेंज इवेंट हैंडलर देखा, उसी टाइप का हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स बने हुए किसमें, जावास्क्रिप्ट में, जैसे ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप। इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल इवेंट लिसनर्स बने हुए, उन्हीं सब का हम यूज देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उनसे रिलेटेड चीजें बनाएंगे। तो आई होप कि आपको जो चीजें है वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार क्या करो, वापस से रिपीट करके आप इस चीजों को देखो, क्रिएट करो, खुद से बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करो, भैया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।